नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र जहां इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सके। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग हैं वह है सीआरपीसी की धारा 200। इसके तहत मजिस्ट्रेट से शिकायत के क्या प्रावधान हैं। इसके साथ ही अगर कोई और सलाह भी आप हमसे चाहते हैं, किसी और कानूनी समस्या में कोई और सलाह जाना चाहते हैं, कोई और सहायता चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि क्या आपकी समस्या है। हमारे साथ कुछ वकील मौजूद रहेंगे, उनकी सहायता से आपको बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी। एक बेहतर कानूनी सलाह आपको हमारी तरफ से जरूर मुहैया कराई जाएगी। और जो मेहमान आज हमारे साथ हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ केशव पांडे हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से, और रमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। केशव पांडे, शुरुआत में आपसे करूंगा कि सीआरपीसी की धारा 200 कहती क्या है। देखिए, धारा 200 सीआरपीसी के तहत इसमें अदालत में एक एप्लीकेशन दी जाती है जो पीड़ित पक्ष होता है, और इस बात की दी जाती है कि उसने संबंधित थाने में या एसएसपी को कोई लेटर भेजा शिकायती और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब वो एज ए कंप्लेंट इस मामले के लिए अदालत में एप्लीकेशन देता है और अदालत उस पर उसके साथ वो अपना साक्ष्य लगाएगा, या जैसे उसने थाने में एप्लीकेशन दी थी या और एसएसपी को दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा वो डायरेक्ट भी एप्लीकेशन आके दे सकता है, तब उसमें उसको साक्ष्य के लिए अपने जो भी उसके साथ घटना घटित हुई है, तो उसके मोहल्ले के 2 लोग या 3 लोग या उसके साथ जिसने देखा है घटना घट कि इस फला आदमी ने मारा है, या उसके साथ कोई उस लूटपाट हुई या कुछ भी हुआ है, या घर में घुसा है या मारा पीटा है, तो उसके तहत वो शिकायती एक अर्जी अदालत में देता है और वो ज्यूरिडिक्शन के आधार पर देता है, सीजेएम के यहाँ या संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ वो एप्लीकेशन देता है जी। और उस पर जो है फिर अदालत उस पर देखेगी उसको कि इसमें कितना कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ वो जो है गवाहों की एक सूची भी देगा कि ये गवाह थे, और उस आधार पर जो है उसके आगे प्रोसीडिंग अदालत चालू करेगी। उस पर उसके बयान होंगे 200 में, फिर 202 के तहत धारा में जो है गवाहों के बयान लिए जाएंगे। फिर ये सब देखने के बाद अगर अदालत को लगता है कि ये जेन्युइन केस बनता है मामला, तो वो उस पर जो है कार्रवाई करेगा और फिर जो है वो 204 धारा के तहत अभियुक्त को सम्मन करेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ बिल्कुल केशव जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर। इस वक्त हमारे भोपाल से दर्शक जौहरा हम तक जुड़ चुके हैं। जौहरा, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। बात यह है कि एक थाने से जो शिकायत झूठी पाई गई है उसे दूसरे थाने में ले जाकर केस बनाया गया, हमें अंदर कर दिया गया, तो उसके लिए हम क्या करें। अपनी बात आप दोबारा रखें जौहरा, आपकी बात हम लोग समझ नहीं पाए। जैसे कि एक थाने में एक शिकायत झूठी पाई गई है हमारे खिलाफ जो की गई थी, तो एक थाने में झूठी पाई गई थी हमारे थाने में हनुमानगंज में, फिर उन्होंने 16 थाना ले जाकर उसी केस को हमारे ऊपर दर्ज करवा दिया। ठीक है, मैं चाहूंगा रमेश यादव इस बारे में आप सलाह दें इनको कि क्या इनको करना चाहिए। जी,
नहीं, इनका सवाल समझ नहीं आ रहा कि एक थाने में आप अगर समझ पाए तो आप जरा बताएं कि एक बिल्कुल, थाने में इनका क्या सवाल किया, से जहाँ तक इन्होंने मैं समझ FIR पाया हूँ दर्ज कराया वो था? ये है कि एक थाने में इनके ऊपर कोई केस दर्ज कराया गया, वहां पर उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। और इनको निर्दोष पाया गया तो दूसरे थाने में ले जाकर वो केस दोबारा दर्ज करवाया गया और फिर इनके ऊपर एक्शन हुआ, तो ये क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए दो चीज है। अगर उन्हीं जैसे मान लीजिए जो अपराध था, अपराध की प्रकृति वही हो, सारे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अगर वही है और दूसरे थाने में उन्हीं अपराध, वही समय और घटना की तिथि समय सब कुछ वही है, तो उस पुराने वाले FIR को लेकर के और जो नया हुआ है दोनों को लेकर के ये उच्च न्यायालय में FIR कोएसिंग में जा सकती है कि FIR ये ऑलरेडी इस तरह का मामला पहले जांच में पाया गया और नहीं साबित हुआ, फिर एक रिट याचिका के माध्यम से ये FIR कोएसिंग में जा सकती है उच्च न्यायालय में। जी ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं जौहरा आपको बेहतर सहायता प्राप्त हुई है इस मामले में। लेकिन मैं वापस केशव जी आपके पास आऊंगा कि धारा 200 के तहत किस तरीके से मजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है शिकायत कराने के लिए? क्या कोई इसमें अलग अलग मामले कोई स्पेसिफाइड है? नहीं, इसमें ज्यादातर स्पेसिफिक मामलों में नहीं, कोई भी मामला हो सकता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय, यानी जिसमें पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तारी या गंभीर मामले जैसे 302 के भी ऐसे मामले हैं कि जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, शिकायत की गई है या कहीं किसी खेत में कोई आदमी पाया गया, किसी आदमी इसके लेडी गरीब है, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तब वो जो है सीधे अदालत आ जा सकती है। और यही अभी लखनऊ में एक मैटर में, काफी पुराना मैटर था, खेत में एक आदमी की लाश पाई गई थी और उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर उसकी लेडी ने जो है अदालत में एप्लीकेशन दी थी, फिर पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी अदालत के आदेश पर। तो इस तरीके के मामले चाहे संज्ञेय हों या असंज्ञेय, कम गंभीर मामले हों या जैसे घर में मारपीट हुई 323, 504, 506 वगैरह के भी इस तरीके के मामले हैं, तो वो अदालत में एप्लीकेशन देके डायरेक्ट आ सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। और इसके अलावा अगर पुलिस में गया है, केशव जी मैं वापस आऊंगा इस वक्त भोपाल से। दीपक हमारे दर्शक वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक अपनी बात आप रखिए, कैसे आपको सहायता हम कर सकते हैं? दीपक आवाज पहुंच रही है आप तक? दीपक आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, लेकिन हम वापस आपके पास लौटेंगे। मैं जानना चाहूंगा रमेश अदर जी आपसे इसी बारे में, कंफ्यूजन की स्थिति आती है कि जब हम 156(3) के तहत भी आप सीधा अदालत जा सकते हैं, 200 के तहत भी आप सीधा अदालत जा सकते हैं, दोनों में फर्क क्या है? आपने बहुत मौजूद बात कही अनंत जी। बेसिक बात दो तरीके की है। पहले शुरुआत में हम 200 पे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 पे आए, इसके पहले हमें ये मोटे तौर पे ये जानना होगा कि जो कोई भी जो अपराध होता है उसका संज्ञान लेने के लिए हमारे यहाँ CRPC की धारा 190 में 3 बातें कही गई हैं। इसकी शुरुआत भी वहीं, कंप्लेंट की शुरुआत भी वहीं से होती है। 190 में ये कहा जाता है कि कोई मजिस्ट्रेट जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है वो 3 आधारों पर संज्ञान ले सकता है। पहला ये है कि परिवाद प्राप्त होने पर, यानी कंप्लेंट होने पर। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो चालानी रिपोर्ट लगती है, जिसको हम लोग आमतौर पर आरोप पत्र कहते हैं। और तीसरा होता है किसी व्यक्ति द्वारा उसको सूचना दी जाए अथवा वो स्वमोटो जिसको कहते हैं, स्वतः स्वप्रेरित होकर के किसी अपराध के बारे में। तो यहाँ जो 200 की बात, हम कंप्लेंट केस की बात कर रहे हैं, उसकी एक तरह से उत्पत्ति उस रास्ते की यहीं से होती है। 190 में जो 3 तरीके बताए गए हैं, तो परिवाद और जैसा आपने कहा कि 156(3), दोनों में अंतर बेसिक ये है कि 156(3) जो है वो एक मामला इस तरह का होता है कि जब पुलिस किसी आपके मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही होती है, आपने वहां तहरीर दिया और पुलिस इस मामले में दिलचस्पी जब नहीं ले रही होती, तो कोर्ट में आप कोर्ट हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे संविधान में संकल्पना है कि स्वतंत्र एक संस्था के बतौर होती है, तो वहां पर हम जाते हैं और अपनी शिकायत वहां जब करते हैं, तो पुलिस को कोर्ट पुलिस से उस घटना के बाबत रिपोर्ट तलब करती है कि क्या इस मामले में FIR दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ होता है, तब न्यायालय मामले को पर्याप्त पाते हुए FIR दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर देती है।
परिवाद बेसिकली एक दूसरा तरीका है। जैसे अगर मेरे साथ कोई अपराध घटित होता है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि पुलिस बतौर स्टेट एजेंसी उन अपराध को दर्ज करके उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी जो न्यायिक तार्किक परिणत है वहां तक पहुंचाए जी। दूसरा रास्ता है कि हम स्वतः अदालत के पास जाएं और अदालत से अपनी बात कहें। जैसे 200 जो धारा 200 है उसमें स्पष्ट उल्लेख इस बात का है कि कोई भी व्यथित व्यक्ति यानी अग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ ये घटना हुई है और वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, AR अंतुले बनाम राम नाईक का केस था जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि चूंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लोकस स्टेंडाई का मामला बहुत लिबरल तरीके से लिया जाना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटित हुआ है वही यहाँ आ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी वहाँ परिवाद कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक मामले हैं वो बहुत 155 धारा 199(2) और 100 CRPC की धारा में 155, 95, 98 इस तरह के कुछ उसमें एक्सेप्शन दिए हैं। वो थोड़ा विस्तारित हो जाएगा ज्यादा। मोटे तौर पर सामान्य आदमी के लिए यह उपलब्ध है कि वह अपनी बात को वहां लिखित रूप से करता है जब तो मजिस्ट्रेट चाहे तो तुरंत उस मामले की तह तक जाने के लिए या उस मामले की गंभीरता को समझने के लिए उसका बयान लेता है, वो शपथ पर कि ये रिकॉर्ड करता है और उसके बाद फिर जांच 201 इस बात धारा 201 ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है जो मामला है वो इस प्रकृति का है कि उसकी न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो संबंधित दूसरी न्यायालय को रिफर कर देगा। और 200 उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है 202 में। 202 में ये है कि मजिस्ट्रेट अगर ये देखेगा कि मामला किस तरीके का है तो इंक्वायरी कर सकता है, उसमें 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड करता है और उसके बाद भी यदि उसे लगता है तो प्रोसेस आदेश का जारी करने को मुलतवी करके वो 202 के तहत पुलिस एजेंसी को डायरेक्ट कर सकता है कि मामला इस तरीके का कि आप इन्वेस्टिगेशन करो या किसी अन्य व्यक्ति। रमेश मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर। इस वक्त महेंद्रगढ़ से इंद्रराज हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। इंद्रराज अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए सर। हमारे एक जमीन का मामला था सर, उसका हाई कोर्ट से फैसला हो चुका सर जी, परंतु उसमें एक हिस्सेदार का नाम छूट गया सर और हिस्सेदार भी मर गया सर जी। मरने से पहले हिस्सेदार ने अपने भाई के लड़के के नाम से वसीयत लिख दिया था सर। क्या भाई का लड़का वसीयत के आधार पर उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता है? अब चैलेंज करे तो सर हाई कोर्ट में करना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर? ठीक है, केशव पांडे जी क्या सलाह देंगे आप इनको? नहीं, इनका मतलब है कि इनके नाम की कोई जमीन थी जो हाईकोर्ट के आदेश से इनके पक्ष में हुई है या क्या था? इनका सवाल क्लियर नहीं आ पा रहा है। जमीन पर कोई मसला था जिसके बारे में हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया, लेकिन उस डिसीजन में उस जमीन का जो एक और हिस्सेदार था उस व्यक्ति का नाम नहीं है। अब उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था उस वक्त पर, और अब ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम उसमें हो। वो उस व्यक्ति का इंतकाल हो चुका, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो अभी जिंदा हैं। नहीं तो उसके लिए तो फिर हाई कोर्ट में ही उनको जाना पड़ेगा उस आदेश को लेके। अगर इनका नाम किसी वजह से नहीं आ पाया, अगर उसने बिल कर दी है तो फिर ये देखा जाएगा कि बिल किस आधार पर उसने की थी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के आदेश के पहले उसके नाम जमीन नहीं थी और अगर हाई कोर्ट ने उस आदेश में उसका नाम नहीं आया है तो वो फिर अपील में जाके सब्स्टिट्यूशन करेगा और वहां जाके इस बात को कहेगा कि हमारा नाम छूट गया है या हमारे पिताजी का नाम छूट गया था और ये आगे अपील में जो है हम नहीं कर पाए थे या जो भी रीजन रहा वो बताएगा। उस पर फिर हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो इनको वहां पे करना पड़ेगा। इनको रिलीफ हाई कोर्ट से ही मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ राज आपको बेहतर सहायता मिली। आप सीधा हाई कोर्ट जाइए इसी मामले को लेकर के, वहीं से आपको रिलीफ मिल पाएगा। केशव जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि और क्या क्या ऐसे प्रावधान है धारा 200 के बारे में सीआरपीसी की जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए और उसके उपयोग को भी सरल शब्दों में आप बताएं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी कोई पीड़ित पक्ष है तो उसको पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अदालत जाए या थाने पे जाए और अपनी बात कहे। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है
तो अदालत एक ऐसा माध्यम है जहां पे उसकी बात सुनी जाती है। अभी हमारे कोलीग से रमेश जी ने बताया कि एग्रीव पर्सन के अलावा भी कोई भी व्यक्ति अगर लगता है कि वो पीड़ित है और उसकी शिकायत नहीं कोई सुन पा रहा है तो वो भी जाके वहां कर सकता है। इस मामले में इस पर तमाम सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि अगर कोई शिकायत आ रही है किसी भी माध्यम से तो उस पर जांच होना बहुत आवश्यक है और पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। इसी तरह जैसे कुछ मामले छूटे हैं कि जैसे कोई एक भीषण एक्सीडेंट हो गया कोई और कोई एग्रीव आदमी ले जाता है उसको वहां पे, तो उसके लिए यहाँ पे छूट दे दी गई कि उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे लाए उसको या कहाँ पे लाए, उसको सीधे फिर जो पीड़ित जो घायल व्यक्ति उसका इलाज है उसके लिए फिर अगर कोई कार्रवाई करनी है तो संबंधित डॉक्टर करेगा, जो लाया वो नहीं करेगा। यहाँ पे ये उसको इसलिए किया गया है ताकि आदमी कानूनी कार्रवाई से बच सके। इसमें ये थोड़ा सा दिया गया है इसी बात के लिए कि आदमी कम से कम जो घायल है उसको तुरंत फौरी तौर पे उसको वहाँ पे सुविधा मिल जाए मेडिकल की। अच्छा, दूसरी जगह 106 पुलिस ने FIR नहीं लिख रही है और उसके बाद फिर वो अदालत आ जाता है। अदालत में भी जो है 156(3) के तहत उसकी कार्रवाई हो जाएगी और अदालत में थाने से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। थाने से रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो है अदालत निर्देश देगी कि दर्ज है या नहीं दर्ज है, तो उसको समझेगी तो अदालत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित कर देगी कि वो FIR करे। ठीक है और सर, मामले की जांच करे। बिल्कुल। मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए। RP पटेल हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। RP पटेल, अपनी बात आप रखिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरी शादी 84 में हुई थी जी, और 84 के बाद थोड़ा आपस में बात विवाद हुआ। अभी 1 नवंबर 2014 को तो पत्नी हमारा जाके कंप्लेन लगा दी भोपाल में जी, और भोपाल में कंप्लेन करने के बाद महिला थाने में परामर्श केंद्र में भी उन्होंने कंप्लेन किया भोपाल में। इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे पाटन मायके जाके 125 का केस लगा दिया 21 नवंबर 14 को जी। और उसी टाइम सर इन्होंने 498 ए भी लगाया कि शारीरिक, मानसिक और दहेज प्रताड़ना का 498 ए भी केस लगाया, परिवारवाद थाने में लगाया। सर, मेरे को उस पर क्या करना चाहिए? तो इस बारे में कोई 2014 में केस हुआ है तो इस बारे में कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई अभी क्या? नहीं सर, भाई 125 में तो केस चल रहा है, 125 का चल रहा है तो, लेकिन वो जो परिवारवाद इन्होंने लगाया था थाने के माध्यम से 498 ए, तो उस पर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, रजिस्टर्ड नहीं हुआ कोर्ट में। लेकिन उस पर मुझे क्या करना चाहिए सर, क्योंकि 34-35 साल हो गए शादी के। जी ठीक है। रमेश यादव जी, क्या सलाह देंगे इनको? नहीं, जब अभी रजिस्टर नहीं हुआ तो इनका कोई लोकस नहीं बनता है। जब तक अपराध रजिस्टर नहीं होगा तो इनका कोई लोकस नहीं बनता है। और 125 जो चल रहा है, अगर उसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो उसमें कंटेस्ट करें और अपने पक्ष को रखें कि ये हमसे उसमें है कि आप किसी मेंटेनेंस के लिए तभी आप लायबिल होंगे देने के लिए जब कोई सफिशिएंट रीजन हो अलग रहने का, और अपने अधिवक्ता के द्वारा या उपयुक्त ढंग से साक्ष्यों के माध्यम से या साबित करें कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है हमारे और उनके बीच में, और हम इनको पूरी सम्मान के साथ रखना चाहते हैं। हमारे वैवाहिक जीवन को एक लंबा समय गुजर चुका है, इनके बिना हम रह नहीं सकते, और इस तरह से कोई पर्याप्त कारण नहीं है जिसके वजह से ये अलग रहना। लेकिन सर, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? मैं जानना चाहूंगा कि जो 498 एक ही बात आप ये कर रहे हैं कि इस मामले में केस दर्ज कराने कोर्ट में नहीं हुआ लेकिन दर्ज होगा, कराने जा रही है कोर्ट में, तो ये एंटिसिपेशन में ही अपना कोई बचाव कर सकें? जी, एंटीसिपेशन में ये हो सकता है कि वहाँ चूंकि मध्य प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, लेकिन वो भी तभी होता है जब तक FIR दर्ज नहीं होता है या कोर्ट के द्वारा अगर कंप्लेंट है, आपको समन नहीं किया जाता तो आपको लोकस नहीं, आप कौन सा पेपर लगाएंगे? आपका अधिकार जब भाई हाँ न्यायालय की शरण में तभी जाएंगे, आपका कोई अधिकार उससे वंचित किए जा रहे हो। अभी तो कोई कुछ है नहीं ऐसा। हाँ ठीक है। केवल केशव पांडे जी, आप क्या सलाह देंगे RP पटेल साहब को? देखिए पटेल साहब, इसको इसमें इस बारे में यादव जी ने जो बताया वो सही बताया कि अभी इनका दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगर थाने पे इन्होंने कोई एप्लीकेशन दे दी है तो थाने स्तर से भी जो है मीडिएशन सेंटर बने हुए हैं
जहां पे पति पत्नी के इस तरीके के मामलों को सुलझाने के लिए थाने स्तर पे भी कार्रवाई होती है। हो सकता है चूंकि ये अपनी जाके बात कहें, जैसा यादव जी ने बताया है कि हम इतने 84 से हमारा मामला चल रहा है, रह रहे हैं, और 14 में आके अब कोई किसी भी वजह से हो गया हो तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अपनी बात कह सकते हैं। 125 में भी कह सकते हैं जाके वहां पे कि ये गलत है और कोई ऐसा आधार नहीं इनका बन रहा है कि अलग जाके रहें। और दूसरी चीज, अगर थाने में कोई एप्लीकेशन दी है और मामला दर्ज नहीं हुआ है, इनकी जानकारी में आए, या ये थाने में भी जा सकते हैं कि है तो मीडिएशन के लिए वहां पे कार्रवाई हो जाती है और वहां पति पत्नी को बुला के दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश होती है। अगर नहीं बनता मामला तब आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। बेहतर ये रहेगा कि थाने में जो है मीडिएशन के लिए अपनी बात कहें और वहीं उसी स्तर पे मामला सुलझाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अरविंद पटेल साहब को बेहतर सहायता इस संबंध में मिली है। मिल सके। कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं इस संबंध में, किसी और संबंध में, तो आप वापस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव पांडे साहब और रमेश यादव जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, इस बारे में बेहतर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बारे में कैसी भी कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से हर संभव सलाह सहायता आपकी जरूर की जाएगी। नमस्कार।